गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आप सभी का इस महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज हम एक नवीन बिंदु के बारे में पढ़ेंगे। उसका नाम है चिंतन। इसके बारे में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे चिंतन। चिंतन क्या है? चिंतन क्या है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। चिंतन तभी होता है जब हमारे सामने कोई ना कोई समस्या आती है, कोई ना कोई बाधा सामने प्रस्तुत होती है और उस बाधा से निकलने के लिए, उस बाधा से उबरने के लिए, उस बाधा से समाधान कैसा हो, उस समस्या से हम निवृत्त कैसे हो, उस समस्या को हम दूर कैसे करें, इनके बारे में जो मानसिक विचार आते हैं वो मानसिक विचार ही क्या कहलाते हैं? चिंतन कहलाते हैं। कहने का मतलब ये है कि चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है। क्या है? चिंतन एक मानसिक प्रक्रिया है। चिंतन एक समस्या का समाधान है, एक हल है। इसी प्रकार से एक विद्वान हुए हैं रोस। कौन विद्वान हुए हैं? रोस नाम के विद्वान हुए हैं और उन्होंने इसको परिभाषा के रूप में स्पष्ट करने की बात की है। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। ज्ञानात्मक पहलू है या संज्ञानात्मक पहलू है, एक ही बात है कि जब व्यक्ति कोई ना कोई मानसिक प्रक्रिया तभी करेगा, चिंतन तभी करेगा जब उसके सामने कोई ना कोई समस्या होगी। फिर विद्वानों ने यह हमें कहे कि सामान्यतः चिंतन को 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 4 भागों, या इसके 4 प्रकार बताए गए। पहला है मूर्त चिंतन, या हम इसे कह सकते हैं यथार्थ चिंतन। क्या कह सकते हैं? यथार्थ चिंतन। जब आपके सामने कोई विषय वस्तु सामने दिखाई दे रही है और उसको देखते हुए, उसका प्रत्यक्षीकरण करते हुए जब आप उसके बारे में विचार करते हैं तो वह मूर्त चिंतन कहलाता है। जैसे जब आपने आम को देखा। किसको देखा? आम को देखा, मैंगो को देखा आपने, और देखते ही आपके मन में विचार आया कि इसका स्वाद कैसा है, ये खट्टा है, तीखा है, मीठा है, किस प्रकार का स्वाद है। जब आप इस स्वाद तक के विचार तक गए, तब ये विचार कब स्टार्ट हुआ था? जब स्टार्ट हुआ जब आपने प्रत्यक्ष में आम को देखा। आम को देखने के बाद में जो उसके बारे में विचार आया, उस विचार को क्या कहते हैं? मूर्त चिंतन। क्योंकि आपने विषय वस्तु को प्रत्यक्ष में देखा, प्रत्यक्ष में देखने के बाद में जो विचार आते हैं वो क्या कहलाते हैं? मूर्त चिंतन कहलाते हैं। दूसरा है अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन का मतलब यह है कि जिस विषय वस्तु के बारे में हम नहीं जानते, या हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, आंख, कान, नाक, त्वचा और जीभ, इनको छोड़ करके अगर हम और विचार करते हैं, इन 5 ज्ञानेंद्रियों से छोड़ करके अगर हम कोई विचार कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? अमूर्त चिंतन कहलाएगा। जितने भी योजनाएं बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? अमूर्त चिंतन के अंतर्गत आते हैं। फिर है आपका तीसरा सृजनात्मक चिंतन। सृजनात्मक चिंतन का मतलब ये है कि आप इस प्रकार का चिंतन कर रहे हैं कि जिससे किसी नवीन विषय वस्तु को प्राप्त कर सकें, किसी नवीन जानकारी को हम प्राप्त करना चाहते हैं, वो कहलाता है सृजनात्मक चिंतन। इसको हम अपसारी चिंतन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अपसारी चिंतन भी कह सकते हैं। सृजनात्मक चिंतन को दूसरे नाम से क्या कह सकते हैं? अपसारी चिंतन भी कहते हैं। लेकिन ये अपसारी चिंतन जब कहलाएगा जब व्यक्ति इन 3 शर्तों को पूरा करता हो। वह 3 शर्तें होती हैं: मौलिकता,
या अनोखापन, या हम इसको कह सकते हैं कि सृजनात्मक चिंतन में जो चिंतन करते हैं वो अलग होना चाहिए, हट करके कोई विचार होना चाहिए। कहने का मतलब है, सृजनात्मक चिंतन का मतलब है कि हम पहले से कोई विषय वस्तु विद्यमान है उसको हम दोबारा से बना रहे हैं, उसी के अनुसार कार्य कर रहे हैं, तो वो सृजनात्मक चिंतन नहीं है। सृजनात्मक चिंतन वो होता है, मौलिक होता है, खुद का होता है, किसी ने आज तक उस कार्य को किया ही नहीं, वह कार्य कहलाता है मौलिक कार्य, मतलब वास्तविक कार्य। जैसे आपको विषय वस्तु दे दी जाती है कि आप इस विषय वस्तु पर कार्य करना है और आपने किसी भी व्यक्ति का सहारा नहीं लिया, आपने अपने खुद के विचार, खुद की विधियों का प्रयोग, खुद आपने मेहनत की, तो उस कार्य में क्या है, मौलिकता है, वास्तविकता है उस कार्य में, एक अनोखा कार्य, क्योंकि आप जैसा कार्य में कर ही नहीं सकता। तो कहने का मतलब ये है कि सृजनात्मक चिंतन में पहली शर्त ये होती है कि उस कार्य में, उस चिंतन में मौलिकता होनी चाहिए, उसमें अनोखापन, अलगपन होना चाहिए उसमें। दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त ये कि उसमें नवीनता होनी चाहिए, वो कोई नवीन विचार होना चाहिए, कोई पुराना विचार नहीं होना चाहिए, कोई पुराना कार्य किया हुआ है उसको आप उठाकर ला रहे हैं, ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए, उसमें नवीनता होनी चाहिए। और उपयोगिता, उस कार्य को जिसको आप कर रहे हैं, जो योजना बना रहे हैं, उस कार्य में या उस योजना में अगर उपयोगिता नहीं है, वह कार्य किसी के लिए उपयोग नहीं है, या जिसके उपयोग के लिए आप बना रहे हैं उसके लिए वह उपयोगी नहीं है, तो वह सृजनात्मक चिंतन नहीं कहलाएगा। एक सृजनात्मक चिंतन के लिए कम से कम 3 शर्तें होनी जरूरी हैं। नंबर 1, उसमें मौलिकता होनी चाहिए, उसमें नवीनता होनी चाहिए और उसमें उपयोगिता होनी चाहिए, तभी उसे हम सृजनात्मक चिंतन कहेंगे। और अंतिम चिंतन बताया है, अंतिम चिंतन है तार्किक चिंतन। कौन सा चिंतन, तार्किक चिंतन। तार्किक चिंतन का मतलब यह है कि आप कोई विषय वस्तु पढ़ा रहे हैं, कोई विषय वस्तु समझा रहे हैं, तो उस विषय वस्तु को समझाने के आप तर्क दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, तर्क। समझिए, जैसे आप गणित पढ़ा रहे हैं, कोई आपसे पूछे कि एक कितने होते हैं, तो आपने बताया कि 1 + 1 कितने होते हैं, 2 होते हैं। किसी ने कहा कि 1 ने 5 क्यों नहीं होते, इसलिए नहीं होते क्योंकि 5 होने के लिए उसमें 3 जोड़ना पड़ेगा, तब वो 5 होंगे। 5 3 कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो आप इस तर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष उदाहरण दे सकते हैं कि जैसे एक विषय वस्तु ये है और एक ये है, तो ये दोनों कितने हो गई, 2 विषय वस्तु हो गई या 2 वस्तुएं हो गई। इस प्रकार से आप तर्क के द्वारा किसी भी चिंतन को सटीक बैठा सकते हैं। इस प्रकार से हमने आज सामर्थ्य क्या जाना, चिंतन। शॉर्ट से देखें, चिंतन क्या है, चिंतन समस्या समाधान है। चिंतन क्या है, समस्या का समाधान है। चिंतन एक मानसिक क्रिया है, चिंतन एक ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन को हम प्रकारों में डिवाइड करें तो चिंतन 4 प्रकार के होते हैं। मूर्त चिंतन यथार्थवादी चिंतन कहलाता है, जब वस्तु में प्रत्यक्ष में दिखाई देती है और प्रत्यक्ष में देखने के बाद जो हमारे मन में विचार आए, वह विचार इस विषय वस्तु के बारे में आए जो प्रत्यक्ष में हमें दिखाई दे रहे। मैंने अभी आम का उदाहरण दिया ही है। अमूर्त चिंतन जो 5 ज्ञानेंद्रियों से परे हो, वह अमूर्त चिंतन कहलाता है। सृजनात्मक चिंतन ये होता है कि जब कोई नवीन विषय वस्तु प्रस्तुत करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन 3 होती है, 3 शर्तें होती हैं। उसमें मौलिकता होनी चाहिए, उस चिंतन में नवीनता होनी चाहिए और उपयोगिता होनी चाहिए। और नंबर 4 है तार्किक चिंतन, जिस चिंतन को हम तर्क के द्वारा स्पष्ट कर सकें। जैसे जितने भी आप गणितीय उदाहरण दे सकते हैं कि 2 और 2 4 होते हैं, तो आप प्रत्यक्ष में किसी विषय वस्तु को रख के बता सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से 2 और 2 4 होते हैं। इस प्रकार से आज हमने चिंतन के बारे में पढ़ा और पढ़ते हैं फिर एक नए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। धन्यवाद।